सीधी सादी औरत, एक आम सा परिवार और एक ऐसा राज जो उसकी मौत के साथ ही दफन कर दिया गया। ना खून की कोई निशान, ना चीख की कोई गूंज, फिर भी उसका मौत खामोश नहीं था। क्या एक खुदकुशी थी या एक चालाकी से बुना गया कत्ल? मैं हूं आशुतोष और आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा। एक कहानी शुरू होती है 2014 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर के बर्रा नाम इलाके में एक जगह है आजाद कुटिया। यही रहता था सुरेश यादव का परिवार। सुरेश यादव के दो बेटे थे, सुधीर और सुनील। परिवार सामान्य था। सुरेश यादव एक रेस्टोरेंट चलाते थे जो दामोदर नगर नौबस्ता में था। उसमें उनका साथ देती थी उनकी पत्नी रंजना और उनका छोटा बेटा सुनील। बड़ा बेटा सुधीर बिल्डिंग कंट्रैक्टर था, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। सुधीर की शादी हुई थी बीना से। बीना इटावा की रहने वाली एक सादा घरेलू किस्म की औरत थी, अपने परिवार से प्रेम करने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली, और उनकी 5 साल की एक बेटी भी थी जिनका नाम था एंजल। बीना की पूरी दुनिया उसका परिवार ही था। फिर आया 8 जून, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन था। उस दिन जब सुरेश यादव और उनकी पत्नी रंजना रेस्टोरेंट के लिए निकलने लगे तो उनकी पोती एंजल ने भी जिद की, मैं भी चलूंगी। बीना ने कहा, ले जाइए, बच्ची का मन लग जाएगा। सुरेश और रंजना ने भी हाँ कर दी और एंजल उनके साथ चली गई। कुछ देर बाद सुधीर अपने काम के लिए निकल गया, सुनील भी रेस्टोरेंट चला गया। बीना घर पे अकेली रह गई, हमेशा की तरह। रात को करीब 10 बजे सुरेश यादव, उनकी पत्नी रंजना और छोटी एंजल वापस घर लौटे। उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद था। घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बीना को कई बार पुकारा गया, कोई जवाब नहीं। रंजना को चिंता हुई। सुरेश को लगा शायद बीना गहरी नींद में है या घंटी खराब हो गई। आवाजें तेज होती गई, पड़ोसी भी बाहर आ गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एंजल ने खुद दरवाजे के पास जाकर कुंडी खोलने की कोशिश की। सुरेश ने उसे गोद में उठाया और एंजल ने अपनी छोटी उंगली से कुंडी खोल दी। दरवाजा खुला और सब लोग तेजी से अंदर भागे। बीना नहीं दिखी, उसके कमरे में भी नहीं। रंजना किचन की ओर गई और वहां जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। किचन के ऊपर की ओर एक रस्सी लटक रही थी, उसमें बीना का शरीर उलझा हुआ था। नीचे स्टूल गिरा पड़ा था। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। बीना अब इस दुनिया में नहीं रही। बीना की मौत से पूरा मोहल्ला सन्न था। सुरेश यादव ने खुद को संभालते हुए अपने बेटों को फोन किया, फिर 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। दोनों बेटे सुधीर और सुनील उस वक्त रेस्टोरेंट बंद करवा रहे थे। खबर मिलते ही वो दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बर्रा थाना प्रभारी अजय प्रकाश श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर का मुआयना शुरू हुआ। चारों ओर एक ही बात थी, बीना ने फांसी लगाई। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था। अगले दिन सुबह बीना के मायके से उसके पिता विजय सिंह यादव, भाई संजीव और मां कानपुर पहुंचे। सीधा पोस्टमार्टम हाउस गए। बीना का चेहरा देखते ही संजीव का दिल बैठ गया। वो वकील था और कानूनी प्रक्रिया जानता था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर दी। जिलाधिकारी रोशन जैकब ने परिवार के दबाव में आकर दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दे दिया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी वही कहती थी, फांसी से मौत यानी आत्महत्या। बीना के परिवार को ये बात हजम नहीं हुई। उसके लिए बीना ऐसी लड़की नहीं थी जो एक कदम उठाए। विजय सिंह यादव को शक था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन जब वो बर्रा थाने शिकायत के लिए पहुंचे तो वहां रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया गया। तब विजय सिंह पहुंचे एसएसपी सुनील इमानुएल के पास। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का मौत कोई आम मौत नहीं है, मुझे शक है उसके ससुराल वालों ने कुछ किया है। एसएसपी ने बात सुनी और तुरंत गोविंद नगर के सीओ राघवेंद्र सिंह यादव को जांच सौंप दी। सीओ ने पूरे परिवार से पूछताछ की। माहौल संवेदनशील था, लेकिन जल्द ही मामला पलटने लगा। सुधीर जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, अचानक अब वो गायब हो गया। इधर एसएसपी के आदेश पर सीओ राघवेंद्र सिंह ने धारा 304B दहेज हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये आत्महत्या का केस नहीं रहा। जैसे ही केस दर्ज हुआ, सुधीर ने अपने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। इस बीच सीओ राघवेंद्र का तबादला हो गया और उसकी जगह चार्ज लिया सीओ ओम प्रकाश सिंह ने। अब कहानी में असली मोड़ आया। ओम प्रकाश सिंह ने जैसे ही केस की फाइल उठाई, उन्हें फांसी के फंदे की फोटो देखकर शक हुआ। फंदे के ऊपर और नीचे 2 गांठें थी, बेहद सटीक। उन्होंने सोचा, क्या एक साधारण गृहिणी इतनी परफेक्शन के साथ फंदा बना सकती है? शक गहरा होने लगा। उन्होंने सुधीर से बीना का मोबाइल नंबर मांगा और कॉल डिटेल्स निकलवाई। एक नंबर सामने आया, एक ऐसा नंबर जिससे बीना ने 31 मई से 8 जून के बीच कुल 15 बार बातचीत की थी। सुधीर से पूछा गया, ये नंबर किसका है? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। जब उस नंबर पे कॉल किया गया, वो बंद मिला। रिकॉर्ड चेक हुए, उस नंबर से सिर्फ बीना की ही बात हुई थी। अब बात साफ होने लगी, ये नंबर बीना से बात करने के लिए लिया गया था। पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया। पता चला ये सिम किसी और व्यक्ति के नाम पर था। जब उस आदमी से पूछताछ हुई, उसने कहा, हाँ, फोटो और आईडी मेरी है, पर मैंने ये सिम नहीं लिया, यानी फर्जी सिम। अब एक केस और गहराता गया।
एसएसपी सुनील इमैनुअल ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। केस सीओ ओम प्रकाश सिंह की निगरानी में आया। पुलिस ने तकनीकी जांच में सिम कार्ड के साथ उपयोग किए गए मोबाइल का IMEI नंबर ट्रेस किया। इसी फोन में एक और नंबर चालू था, उसका नाम निकला मृदुल वाजपेयी। पता चला मृदुल वाजपेयी नवबस्ता कानपुर का रहने वाला था। पुलिस ने उसे दबोच लिया। थोड़ी पूछताछ और कड़ाई के बाद मृदुल टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि बीना का मौत एक सोची समझी साजिश थी। उसने जिन नामों का खुलासा किया उसमें शामिल थे उसके पिता श्याम कुमार वाजपेयी, एक महिला रूबी यादव, उसका साथी मनीष धसिया और एक कथित तांत्रिक साकिर अली उर्फ बाबा अकबर शाह। पुलिस ने इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब जो कहानी सामने आई वो चौंका देने वाली थी। सुधीर पेशे से बिल्डिंग कंट्रैक्टर था और साथ ही समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी था। वह समाजवादी जनसभा में महासचिव के पद पर था, जिसकी वजह से उसकी नेताओं तक सीधी पहुंच थी। सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर उसकी अच्छी पकड़ थी। एक बार वह एक पारिवारिक शादी में शामिल होने इटावा गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई रूबी यादव से। रूबी कानपुर की विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाली प्रमोद यादव की बेटी थी और HDFC बैंक में अकाउंटेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रही थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बातों बातों में मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिया। इस पहली मुलाकात के बाद जब सुधीर और रूबी वापस कानपुर लौटे तो उनके बीच फोन पर लंबी लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इन बातों में दोस्ताना के साथ साथ भावनात्मक पहलू भी झलकने लगे। धीरे धीरे उनकी बातचीत इतनी बढ़ गई कि वो दोनों मिलने तक लगे। हालांकि सुधीर शादीशुदा था और एक बेटी का पिता भी, लेकिन यह बात रूबी जानती भी थी। सुधीर को बीना से कोई खास लगाव नहीं था, उसका मन अब सिर्फ रूबी में था। लेकिन एक दिक्कत थी बीना। एक तरफ सुधीर की शादी और उसकी बेटी, दूसरी तरफ समाज की और कानून की बंदिशें। इन सबके बीच रूबी भी सोचने लगी थी कि इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। एक दिन रूबी जब सुबह अखबार पढ़ रही थी तभी उसकी दृष्टि एक तांत्रिक बाबा के विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन में दावा किया गया था कि वह प्रेमी और प्रेमिका को हर हाल में मिलाने के लिए सक्षम है। उसने यह भी बताया कि बीना नाम की एक महिला के कारण उसका मिलन सुधीर के साथ संभव नहीं हो पा रहा है। असल में वह बाबा कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक चालाक ठग था। उसका नाम साकिर अली था और वह भोली भाली लड़कियों को ऐसे ही झूठ के दांवों में फंसाकर फायदा उठाता था। रूबी की पूरी बात सुनने के बाद उसने उसे खतरनाक सुझाव दिया, बीना को रास्ते के हटाने का। रूबी को यह बात सुनते ही भय तो लगा, पर वह पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उसे डर था कि अगर कोई गलत कदम उठाया तो मामला सीधे कानून तक पहुंच जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। साकिर अली ने विश्वास दिलाया कि इस काम में कोई खतरा नहीं होगा और उसने यह भी कहा कि यह सब तंत्र के माध्यम से होगा, जिससे किसी पर कोई शक नहीं जाएगा। रूबी पहले तो संकोच में थी, फिर उस तांत्रिक की बातों में आकर अपने मन में फैसला कर लिया। तांत्रिक ने 30,000 की मांग की। रूबी जो एक प्रतिष्ठित बैंक में कार्यरत थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। थोड़े मोल भाव के बाद उसने 25,000 पे सौदा तय किया। उसे पूरा भरोसा था कि बीना उसके रास्ते से हट जाएगी। रूबी ने बाबा अकबर शाह की बातों पर भरोसा करके पूजा करवाने के लिए 25,000 दे दिए थे। उसे लगा था कि बीना की जिंदगी में कुछ गड़बड़ जरूर होगा और वह खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगी। लेकिन हफ्ते भर बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। बीना तो पहले जैसी ही जिंदगी जी रही थी। अब रूबी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगने लगा कि बाबा उसे बेवकूफ बना दिया। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि सारा पैसा बर्बाद हो गया। गुस्से में बाबा के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां बाबा नहीं मिला। बाबा की जगह उसे एक दूसरा आदमी मिला, मनीष धसिया। मनीष हंसपुरम की आवाज विकास कॉलोनी में रहता था। पहले से ही दोनों की थोड़ी पहचान थी, तो बात शुरू हो गई। बातों बातों में जब रूबी ने अपना दुख बताया तो मनीष ने उसे कहा कि अगर वह सच में बीना से छुटकारा चाहती है तो उसे एक दूसरा तरीका है, लेकिन इसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। रूबी तो वैसे भी किसी भी हाल में बीना से छुटकारा चाहती थी ताकि सुधीर को पा सके। उसे सिर्फ एक ही डर था, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोर्ट कचहरी में फंस जाए। इसलिए उसने साफ कहा कि जो भी तरीका हो, बस बीना की मौत एक हादसे जैसी लगे या फिर कोई बीमारी वगैरह, कत्ल का शक भी नहीं होना चाहिए। मनीष ने भरोसा दिया कि सब कुछ सोच समझ के किया जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। रूबी ने हामी भर दी, पैसे भी दे दिए। पैसे मिलते ही मनीष ने सोच विचार करना शुरू कर दिया। तभी उसे याद आया मृदुल वाजपेयी का। मृदुल पेशे से ड्राइवर था और इन दिनों कानपुर में रह रहा था। उसका घर उन्नाव के राजपुर गांव में था और उसके पिता शुक्लागंज में रहते थे। मनीष को मालूम था कि मृदुल इस समय पैसों की तंगी से गुजर रहा है। किसी से उधार लिया हुआ पैसा वापस करना था और उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यही सोचकर मनीष ने तय कर लिया कि इस काम के लिए मृदुल को तैयार किया जा सकता है। जब मनीष ने मृदुल से बात की तो मृदुल फौरन तैयार हो गया। पैसा देखकर उसके इरादे पक्के हो गए। मनीष ने उसे रूबी से मिलवा दिया। मृदुल ने कहा कि वह यह काम 50,000 में करेगा, लेकिन थोड़ी देर बातचीत के बाद सौदा 40,000 पर
पर तय हुआ। रूबी ने साफ कह दिया था, बीना की मौत ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में खुदकुशी लगे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसके बाद मनीष और मृदुल ने बीना को हटाने के लिए एक अलग ही तरकीब सोच ली। इस काम में मृदुल ने अपने पिता श्याम कुमार को भी शामिल कर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, इसलिए मृदुल ने पहले ही नकली नाम से एक नया सिम कार्ड खरीदा। फिर एक दिन उसी सिम को अपने मोबाइल में डालकर बीना के घर पहुंच गया। उसे पता था कि दोपहर में बीना अकेली रहती है। मृदुल ने खुद को ओझा बताया और बताया कि उसके पति ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसे अब सबक सिखाना जरूरी है। बीना घबरा गई। वह जानती थी कि सुधीर थोड़ा रंगीन मिजाज का है, लेकिन इतना सुनने के बाद वह डर गई और मृदुल के बातों में आ गई। उसने कहा कि वो अपने पति से बात करेगी। मृदुल ने बात को आगे बढ़ाते हुए उसे और भी उलझा दिया। बोला कि यह आसान नहीं है और उसे इसमें उसका साथ देना होगा। बीना मान गई। मृदुल ने बीना से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और अपना भी मोबाइल नंबर उसे दे दिया और कहा कि जब भी वक्त हो तो उसे बुला लेना, वह अपना काम शुरू कर देगा। बीना को लगा कि यही तरीका सही होगा जिससे सुधीर सुधर जाएगा। उधर सुधीर का बर्ताव बीना के साथ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। रोज झगड़े, बात बात पर गुस्सा करना आम हो गया था। बीना को यह तो पता नहीं था कि सुधीर अब रूबी के साथ शादी के सपने देख रहा है, लेकिन मृदुल के बातों से उसे लगने लगा था कि शायद उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए वह चाहती थी कि किसी भी तरह उसका पति सही राह पर आ जाए, इवन अगर इसके लिए उसे किसी तांत्रिक जैसी चीजों का सहारा लेना पड़े। सभी लोग सुबह सुबह अपने कामों पे लग जाते थे। बीना के सास ससुर रेस्टोरेंट चले जाते थे। देवर सुनील भी थोड़ी देर में वहीं चला जाता था। बेटी एंजल का भी स्कूल उसी समय था। उधर सुधीर भी ऑफिस चला जाता था और शाम को लौटता था। ऐसे में बीना घर में अकेली रह जाती थी। यही समय उसे सही लगा। अगले ही दिन उसने मृदुल को फोन किया और घर बुला लिया। मृदुल आया तो उसने इधर उधर देखा और बीना से कहा कि जो मैं करने जा रहा हूं उसमें थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन असर पूरा होगा। बीना ने हामी भर दी। फिर मृदुल ने घर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। किचन में ऊपर की तरफ लोहे का एक जंगला लगा दिखा। उसी को देखकर उसने कहा कि यहाँ एक रस्सी बांधनी होगी और दूसरा सिरा फांसी की तरह उसे अपने गले में डालना होगा। बीना को स्टूल पर खड़ा होकर फंदा अपने गले में डालना होगा और जैसे ही वह मंत्र पूरे कर लेगा, बीना को स्टूल अपने पैरों से गिरा देना होगा। उसका कहना था कि गले में फंदा कसते ही जैसे ही बीना को तकलीफ होगी, वैसे ही सुधीर की वो दूसरी औरत यानी उसकी प्रेमिका को 4 गुना ज्यादा दर्द झेलेगी और इस डर से वह खुद सुधीर से दूर हो जाएगी। बीना को सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि अगर उसे अपने पति को वापस पाना है तो यह सब झेलना पड़ेगा। उसने वहीं एक रस्सी बांधी और दूसरा सिरा नीचे की ओर फांसी का फंदा जैसा बना दिया। फिर उसने बीना से तैयारी करवाई। बीना को स्टूल पर चढ़ाया गया और फंदा उसके गले में डाल दिया गया। शुरू में वह थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन जब मृदुल घर में घूमकर धार्मिक क्रिया जैसी हरकतें करने लगा तो बीना को लगने लगा कि यह सब ठीक है। लगभग 20-25 मिनट का पूरा माहौल तैयार किया गया। बीना को समझाया गया कि अगर वह स्टूल गिरा देगी तो एक विशेष प्रभाव होगा और उस प्रक्रिया से सुधीर के जीवन में मौजूद किसी तीसरे व्यक्ति का असर खत्म हो जाएगा। बीना ने आंख मूंद कर वही किया। स्टूल गिरते ही फंदा कस गया, लेकिन मृदुल ने पहले ही इस तरीके से फंदा बांधा था कि गला पूरी तरीके से ना घुटे। थोड़ी देर बीना को हल्का दर्द महसूस हुआ, पर वह सह गई। कुछ मिनट बाद मृदुल ने उसे उतार दिया। बीना को लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरा हो गया हो। वह पूरी तरह मृदुल पर भरोसा कर बैठी। अगले कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई। अब बीना को ना तो कोई डर लग रहा था और ना ही कोई संदेह। वह स्टूल गिराने में अब हिचकिचाती नहीं थी। धीरे धीरे मृदुल को लगने लगा था कि अब बीना को मनाना या समझाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए सब कुछ आसान हो गया था। योजना पहले से ही तय थी। 8 जून रविवार को बीना का फोन आने पर मृदुल शाम करीब 7 बजे अपने पिता श्याम कुमार और एक परिचित मनीष धसिया को साथ लेकर बीना के घर पहुंचा। मनीष को बाहर निगरानी रखने के लिए छोड़कर मृदुल अपने पिता के साथ अंदर चला गया। उस दिन मृदुल ने बीना को बताया कि यह आखिरी प्रक्रिया है, इसलिए उसने अपने सहयोगी को भी साथ लाया है। उसने कहा कि इसके बाद किसी पूजा पाठ या अन्य कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बीना निश्चिंत हो गई। जैसे कि पहले होता आया था, मृदुल ने वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन इस बार उसने रस्सी के फंदे को इस तरीके से तैयार किया कि अब किसी भी चूक की कोई गुंजाइश ना रहे और प्रक्रिया शुरू होते ही बीना की जान चली गई। यह सब कुछ मृदुल और उसके पिता श्याम कुमार की मौजूदगी में हुआ। बीना के घर लगातार आने जाने के कारण मृदुल को यह जानकारी मिल गई थी कि दरवाजे की कुंडी थोड़ी कोशिश करने पर अंदर की ओर से बाहर से खोली जा सकती है। इसी का फायदा उठाकर दोनों ने वहां से निकलने से पहले दरवाजा अंदर से बंद किया और बाहर निकल गए। बाद में दोनों मनीष के साथ वहां से फरार हो गए। जांच के दौरान जब पूरी सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने मनीष धसिया, रूबी यादव और तांत्रिक अकबर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। 15 जुलाई को सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल में भेज दिया गया। फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में हैं।
बीना एक पढ़ी लिखी महिला होते हुए भी अंधविश्वास और तंत्रबंध की बातों में फंस गई। अंधविश्वास न केवल आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, बल्कि आपकी जान भी ले सकता है। सुधीर ने शादीशुदा होते हुए भी रूबी से रिश्ता जोड़ा और उसे झूठे वादे में उलझाए रखा। नतीजा एक मासूम महिला की मौत और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। बीना अकेली थी, अपने पति के व्यवहार से टूट चुकी थी। इसी मानसिक कमजोरी में वह मृदुल जैसे अपराधी के बातों में आ गई। मानसिक संकट में हमेशा किसी भरोसेमंद से बात करनी चाहिए, ना किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना। चाहे मृदुल हो, रूबी, मनीष या तांत्रिक, सबने प्लानिंग की, साजिश रची, लेकिन कानून की शिकंजे से नहीं बच पाए। अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, लेकिन आखिर में सच सामने आ ही जाता है। मासूम एंजल के सामने यह सब हुआ, वह शायद इस पल को कभी नहीं भूल पाएगी। पारिवारिक विवादों और अपराधों का असर सबसे गहरा बच्चों पर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो खूनी किस्सा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आशुतोष और मिलता हूं आपसे अगले किसी और खौफनाक किस्से के साथ।